और Q क्या होता है, K इनिशियल होता है, जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के ऊपर रखते हैं बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के ऊपर रखेंगे और रिएक्टेंट के नीचे। तो देखो अमोनिया की कंसंट्रेशन ऊपर रखी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन नीचे रखी, इनका निकाला हमने रेशियो, ठीक है। तो अब देखो अमोनिया की कंसंट्रेशन है 1.0 × 10⁻³ का स्क्वायर कर दिए, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है 1.0 × 10⁻³ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है 1.0 × 10⁻² का क्यूब करेंगे, और आंसर जो आएगा इसका आप हल करोगे तो इसका सिंपल कैलकुलेशन भी सिंपल है, इतनी बेटा कोई कैलकुलेशन दे दी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, और इसका आंसर निकालेंगे तो क्यू का जवाब आएगा 1.0 × 10⁻³ तो कंपेयर करो क्यू को केसी के साथ, ये क्यू की वैल्यू और ये केसी की वैल्यू है, इन दोनों को आप कंपेयर करके देखो तो ये वैल्यू बड़ी है, ये जो क्यू की वैल्यू ये लार्जर है केसी से, और जब क्यू केसी से लार्जर होता है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा है, और एक इधर जाएगा बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाने से क्या होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट कम होता जाएगा, रिएक्टर का अमाउंट बढ़ता जाएगा, और ये रेशियो ये भी कम होगा, ये रेशियो कम होकर केसी के बराबर हो जाएगा, ये रेशियो कम होकर केसी के बराबर होगा, तब जाकर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था, और बाकी तो आपको मैंने पहले बता दिया कि प्रॉब्लम आज की जो इवनिंग की क्लास होगी बेटा उसी के अंदर मैं समझा दूंगा आपको इससे, ठीक है। एक मैंने प्रॉब्लम समझाया क्योंकि ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया था, प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई नहीं पढ़ाया था, इससे मैंने एक आपको प्रॉब्लम पढ़ा दिया है जिसमें क्यू जो है ग्रेटर देन केसी है, तो शाम वाली क्लास में क्यू लेस देन केसी पढ़ लेंगे, और ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसमें क्यू और केसी के दोनों बराबर है, जिसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं केसी इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट एक्सटर्नल वेरिएशन, बेटा दूसरा टॉपिक है केसी का यूज। केसी इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट एक्सटर्नल वेरिएशन, बेटा केसी को यूज करके हम रिएक्शन की एक्सटर्नल तक निकाल सकते हैं कि रिएक्शन कितना फॉरवर्ड जा सकता है और कितना प्रोडक्ट बन सकता है। अब देखो अगर केसी की वैल्यू बहुत हाई है, अगर केसी की वैल्यू बहुत हाई है इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील हो गया, रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, फॉरवर्ड की स्पीड बहुत हाई है जिसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्ट बना है, और रिएक्टेंट अनस्टेबल है और कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है। मतलब केसी की वैल्यू हमें ये इंफॉर्मेशन देती है, केसी की वैल्यू को देखकर हम बता सकते हैं, केसी की वैल्यू को देखकर हम बता सकते हैं रिएक्शन के बारे में कि वो कितना प्रोडक्ट बना सकता है। तो फर्स्ट है व्हेन वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी हाई, ठीक है, फर्स्ट केस है बेटा when value of Kc is very high, जब Kc वैल्यू क्या हो, बहुत ज्यादा हो, ज्यादा वैल्यू हो Kc की, ठीक है। देखो लार्ज वैल्यू हो Kc की, तो उसके लिए सिंध के सिलेबस में आपको बताया कि एग्जांपल दी गई है ओजोन की, ओजोन बेटा गैस ऑक्सीजन में तब्दील हो रही है और उसकी Kc 1 × 10⁻55 है, 55 या 56 वैल्यू इसकी Kc की है, बहुत हाई वैल्यू Kc की। हाई वैल्यू Kc की क्या बता रही है कि रिएक्टेंट अनस्टेबल है और कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। देखो हाई वैल्यू ऑफ Kc indicate that forward reaction is almost complete. जो फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है,
रिएक्टेंट्स अनस्टेबल, मतलब अगर क्वेश्चन देकर आपको केसी वैल्यू देकर पूछा जाए कि किसके अंदर रिएक्टेंट अनस्टेबल है, तो जिसकी वैल्यू केसी की हाई होगी उसमें रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा। बेटा जिसमें केसी की वैल्यू हाई होगी उसके अंदर रिएक्टेंट क्या होगा? अनस्टेबल होगा। रिएक्टेंट अनस्टेबल। completely converted to product. रिएक्टेंट अनस्टेबल है जो प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट बेटा अनस्टेबल है जो कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील होता है। इसका मतलब है केसी वैल्यू को देकर आपको स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का पूछा जा सकता है। तो जिसमें देखो केसी वैल्यू हाई है उसमें देखो रिएक्टेंट क्या होगा? अनस्टेबल होगा। एक और एग्जांपल जो फेडरर की बुक में गिवन है वो मैं आपको समझा देता हूं। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट is very high. As compared to concentration of reactant. बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई है किसके मुकाबले में? रिएक्टेंट के मुकाबले में। अब आते हैं एक एग्जांपल इसके अंदर और दी गई है वो आपको पढ़ा देता हूं जो फेडरर की बुक में है। वो है H2 प्लस Br2 HBr 2HBr। बेटा H2 Br2 मिलकर HBr बना रहे हैं और Kc की वैल्यू कितनी है? 5.4 into 10 power 18 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है अब कहते हैं इफ कंसंट्रेशन of each reactant at equilibrium is 1 molar। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो? 1 मोलर हो, तो बताओ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? इफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज 1 मोलर, फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब बताओ कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? तो अब हम आगे हल कर लेते हैं इस अगले पेज पर। तो बेटा H2 प्लस Br2 ये बन गया है 2HBr। अच्छा Kc बराबर होता है बेटा Kc बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। Kc किसके बराबर है? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। HBr स्क्वायर अपॉन H2 into Br2। ठीक है अच्छा अब अगर आपको HBr की कंसंट्रेशन वैल्यू करनी है बेटा आपको HBr की, तो Kc को उनके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो HBr की जो कंसंट्रेशन होगी ये बराबर होगा Kc मल्टीप्लाइड बाय H2 into Br2। तो आपको Kc की वैल्यू मिली हुई है, Kc की वैल्यू आपको मिली हुई है 5.4 बेटा 5.4 into 10 power 18 multiplied by 1
मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी 1 है और Br2 की भी 1 है, और ये HBr की कंसंट्रेशन, HBr स्क्वायर की कंसंट्रेशन, बेटा HBr स्क्वायर की कंसंट्रेशन है। अगर आप HBr की निकालेंगे कंसंट्रेशन तो आपको अंडर रूट निकालना पड़ेगा। इस वैल्यू का क्या करना पड़ेगा, रेडिकल निकालना पड़ेगा। 5.4 × 10 पावर 18, इसका क्या निकालेंगे, रेडिकल निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। तो इसका मतलब है HBr की कंसंट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू का आपको रेडिकल निकालना पड़ेगा। तो बेटा Kc की वैल्यू आपको मिली हुई है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी मिली हुई है, Br2 को भी मिली हुई है, इसकी भी 1 मोलर है, इसकी भी 1 मोलर है, Kc की वैल्यू आपको मिली हुई है, ठीक है। तो ये HBr स्क्वायर की कंसंट्रेशन है, तो HBr की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसके ऊपर पावर लगा देंगे, अंडर रूट कर देंगे, तो जवाब होगा 2.32 × 10 पावर 9 हो जाएगा। तो अब ये HBr की कंसंट्रेशन है, ये बहुत हाई है, HBr की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत हाई है, किसके मुकाबले में, H2 और Br2 के मुकाबले में, क्योंकि H2 और Br2 की तो कंसंट्रेशन 1 मोलर है, HBr की 2.32 × 10 पावर 9 मोलर, इसका मतलब है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ HBr इज वेरी लार्ज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ HBr इज वेरी लार्ज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे HBr की कंसंट्रेशन क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील हो गया, जो आपको मैं पहले बता चुका हूं ऊपर वाले इसमें। अच्छा अब आते हैं व्हेन Kc इज वेरी स्मॉल, अब क्या है, Kc के लिए बहुत ही कम है, सेकंड बार, यदि फर्स्ट अब है सेकंड, when value of Kc is very small, बेटा Kc के लिए बहुत ही कम हो, Kc के लिए कम है इसका मतलब प्रोडक्ट कम है, देखो बेटा Kc के लिए कम है इसका मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब है फॉरवर्ड की स्पीड न होने के बराबर है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी स्पीड न होने की निग्लिजिबल स्पीड है, और रिएक्टेंट स्टेबल है और प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट में तब्दीली नहीं हो रहा है तो जाहिर प्रोडक्ट कम बनेगा। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc indicate that reaction will move in forward direction, with a negligible speed, तो फॉरवर्ड का जो रेट है न होने के बराबर है बेटा, जो फॉरवर्ड का रेट है वो न होने के बराबर है, the concentration of product is less, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो लेस है, बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, and reactant is more stable, रिएक्टेंट क्या है, स्टेबल है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हो रहा है, रिएक्टेंट स्टेबल है, प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हो रहा है। अब आते हैं इसकी एग्जांपल पे, इसकी भी एग्जांपल है बेटा HF, जो HF है ये टूटा है H2 और F2 में, और इसकी Kc
1 into 10 पावर -13 है। ये सेल के सिलेबस में लिखी हुई वैल्यू बहुत ही कम है। तो HF वीक एसिड है बेटा, HF इसलिए तो वीक एसिड है और पार्शियली डिसोसिएट होता है, थोड़ा सा डिसोसिएट होता है, जबकि बाकी जो एसिड्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। इसका मतलब है HCl, HBr और HI वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो जो है उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है, वो ज्यादा डिसोसिएट होते हैं। मगर HF वीक एसिड है, मोर स्टेबल है। इसका मतलब HF मोर स्टेबल है और बाकी क्या है, लेस स्टेबल है। तो ये नोट कर देना, इसमें बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इसका प्रॉब्लम जो फेडरर की बुक में है। अच्छा बेटा, फेडरर की बुक में है N2 गैस प्लस O2 गैस मिलकर क्या बनाते हैं, ये 2NO बना लेते हैं। N2O2 मिलकर 2NO बनाते हैं और Kc की वैल्यू 1 × 10⁻³ बहुत ही कम है। (10⁻³ इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। ठीक है, इफ एट इक्विलिब्रियम concentration of each reactant is 1 molar। अगर इक्विलिब्रियम पर जो रिएक्टर की कंसंट्रेशन है, हर रिएक्टर की 1 मोलर है, तो फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब बताओ कि इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, फाइंड आउट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी इक्विलिब्रियम की। तो बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको दी गई और प्रोडक्ट की आपको कैलकुलेट करनी है इक्विलिब्रियम की। ठीक है, अब Kc बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इनटू गैस, ऊपर जाएगा सॉरी, एक जो प्रोडक्ट है NO स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर जाएगी, रिएक्टेंट नीचे आ जाएगा N2 और O2। बेटा जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर रखेंगे, प्रोडक्ट को ऊपर रखेंगे, रिएक्टेंट को नीचे। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। NO की जो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, NO स्क्वायर की जो कंसंट्रेशन होगी वो बराबर होगी Kc मल्टीप्लाइड बाय N2 into O2। ठीक है, अगर आपको NO की कंसंट्रेशन निकालनी है तो Kc N2 और O2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो Kc को क्या है 1 × 10⁻³ है, इनकी 1, इसकी भी 1 है, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है। यह NO स्क्वायर की कंसंट्रेशन बेटा। तो NO की क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन, NO के लिए आपको अंडर करना पड़ेगा, इसका रेडिकल निकालेंगे 1 × 10⁻³ का रेडिकल निकालेंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁻15। -15 का मतलब है बहुत ही कम वैल्यू है। ठीक है, स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम। स्मॉल कंसंट्रेशन है NO की इक्विलिब्रियम पे, जो बता रही है कि जो रिएक्टेंट है वो स्टेबल है, प्रोडक्ट में तब्दीली नहीं हो रहा है और फॉरवर्ड की स्पीड ना होने के बराबर है, निग्लिजिबल स्पीड है फॉरवर्ड की। ठीक है, और रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में जा ही नहीं रहे, रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में जा नहीं रहे, फॉरवर्ड में तब्दीली नहीं हो रहा है। ठीक है, और जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट का अमाउंट कम है, जो बताता है कि Kc की वैल्यू स्मॉल है इसलिए। अब मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc, नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी लार्ज। देखो बेटा Kc
Number third case, when Kc is neither high nor low, ना तो हाई है बेटा केसी वैल्यू, हम कह सकते हैं मॉडरेट केसी वैल्यू है, केसी वैल्यू क्या मॉडरेट है, बेटा मॉडरेट वैल्यू केसी की क्या होती है, केसी 4 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 0.1 हो, 0.01 हो, मतलब ये केसी वैल्यू मॉडरेट में आ जाती है, ना तो कम है ना ज्यादा है, मतलब ये जो केसी वैल्यू 1, 4, 10, ठीक है, 49, 64, 100, ये बेटा किस में आ जाती है, मॉडरेट में आ जाती है, ना कम है ना ज्यादा है, और ये वैल्यू बता रही है कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, जहां मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट दैट रिएक्शन विल मूव इन बोथ डायरेक्शन। Moderate value of Kc indicate that reaction will move in both direction। ठीक है, रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में करेगा और इक्विलिब्रियम भी स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, और जिसमें रिएक्टर का अमाउंट और प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो मुनासिब मिकदार में होगा, न कम होगा न ज्यादा होगा, मतलब मुनासिब मिकदार होगा। अब देखो ये एग्जांपल भी दी गई है, मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी, मॉडरेट वैल्यू केसी में इक्विलिब्रियम भी स्टेब्लिश होता है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टर की कंसंट्रेशन भी मॉडरेट होती है। अब N2O4 या इस तरह है, N2 गैस प्लस H2 गैस बन गई अमोनिया गैस, तो इसकी केसी मॉडरेट है 10 है, ये मॉडरेट वैल्यू बेटा केसी की, बताइए केसी की वैल्यू मॉडरेट है, ये बताइए कि थोड़ी टाइम के बाद अमोनिया के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगी, फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टर और प्रोडक्ट का जो अमाउंट होगा वो मुनासिब मिकदार होगा इसका। एक और एग्जांपल इसके अंदर दी गई है N2O4 की, N2O4 गैस और केसी वैल्यू कितनी है 0.36, 0.36, ठीक है, जो बता रहा है कि एट इक्विलिब्रियम concentration of N2O4 is 1 mg and concentration of NO2 0.6 mg, बेटा 0.6 mg है, मतलब मुनासिब है, इसकी 1 है तो उसकी 0.6 है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, इतना बड़ा कोई गैप नहीं है, ठीक है। अगर इसके आप केसी निकालेंगे तो ये निकलेगी, NO2 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन N2O4, तो इसकी कंसिस्टेंसी है 0.6, इसका स्क्वायर करेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी 1 mg है, तो क्या हो जाएगा बेटा 0.36 हो जाएगा, केसी के लिए 0.36 होगी, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी 0.6 है इक्विलिब्रियम पे, इसकी कंसिस्टेंसी 1 है, तो 0.6 का स्क्वायर करेंगे 0.36 हो जाएगा,
ठीक है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा और बैकवर्ड भी जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। अब आते हैं फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द बैलेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत अहम टॉपिक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है इस चैप्टर के अंदर, जो अगर हम अहम टॉपिक देखें तो यही है, ठीक है, फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द बैलेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। Factors which affect the balance of chemical equilibrium, या जिनको कहा जाता है ली चैटलेस प्रिंसिपल। बेटा फैक्टर्स which affect the balance of chemical equilibrium, फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब एक इक्विलिब्रियम बैलेंस है जिसमें एस्टेब्लिश हो चुकी है इक्विलिब्रियम, रिएक्टर का अमाउंट भी कांस्टेंट है, प्रोडक्ट का अमाउंट भी कांस्टेंट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का रिएक्टर और प्रोडक्ट का अमाउंट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और उसके कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको डिस्टर्ब कर देते हैं? एक है बेटा, एक है कंसंट्रेशन, एक फैक्टर है कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम जो है बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है कंसंट्रेशन से। नंबर 2 प्रेशर, प्रेशर भी इफेक्ट करता है बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर, ठीक है, ये भी इफेक्ट करता है। अब प्रेशर के साथ मैं आपको वॉल्यूम भी लगा दूं, क्योंकि जाहिर है प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम में भी चेंजिंग आएगी, तो इसका मतलब है वॉल्यूम का भी इफेक्ट पूछा जाता है। बेटा प्रेशर का भी इफेक्ट पूछा जाता है और वॉल्यूम का भी इफेक्ट पूछा जाता है कि भाई वॉल्यूम को चेंज करने से इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ेगा, तो वो प्रेशर के अंदर ही आ जाता है। जब हम प्रेशर को डिस्क्राइब करेंगे तो उसके अंदर वॉल्यूम का भी इफेक्ट आ जाएगा। तो बेटा ये फैक्टर्स हैं, एक है कंसंट्रेशन, अच्छा दूसरा प्रेशर, तीसरा टेम्परेचर, ये इफेक्ट करते हैं बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। ये बेटा जो फैक्टर्स हैं ये बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और इनकी वजह से इक्विलिब्रियम का बैलेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाती है और नई इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। तो पहले आते हैं कंसंट्रेशन पे, उसके बाद प्रेशर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद टेम्परेचर को। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, अच्छा अब देखो सपोज करते हैं ये क्वेश्चन आपको दी गई है, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस है ये, अमोनिया, ठीक है, डेल्टा इसके लिए नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, आयरन को कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है इसके अंदर। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी बेटा इस रिएक्शन में, इस इक्विलिब्रियम में मतलब ये रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर इसके अंदर इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होगी तो रिएक्टर का अमाउंट भी कांस्टेंट होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट भी कांस्टेंट होगा, मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होगी, हाइड्रोजन की भी कांस्टेंट होगी और अमोनिया की भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। अच्छा ये इक्विलिब्रियम डायनामिक होती है, रिएक्शन तो मूव करेगा, इक्विलिब्रियम डायनामिक है,
रिएक्शन वो करेगा, जितने रिएक्टेंट के पार्टिकल्स प्रोडक्ट में जाएंगे उतने प्रोडक्ट के पार्टिकल्स वापस रिएक्टर में आ जाएंगे ड्यू टू सेम रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड, इनकी कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, अगर रिएक्शन मिक्सचर में एक्स्ट्रा रिएक्टेंट ऐड कर दोगे बेटा, रिएक्शन मिक्सचर में ये जो रिएक्शन फ्लास्क होगी उसके अंदर एक्स्ट्रा रिएक्टेंट ऐड करोगे, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा दोगे आप लोग, ज्यादा रिएक्टेंट ऐड करोगे, ज्यादा इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड करोगे तो रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसका मतलब है रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाने से इक्विलिब्रियम क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि इनका अमाउंट कांस्टेंट था। जो रिएक्टेंट का अमाउंट था पहले कांस्टेंट था, अब वो बढ़ गया है, अब आपने इस पे अमाउंट को बढ़ा दिया है, एडिशनल रिएक्टेंट आपने ऐड कर दिया है। अब जब तक वो एडिशनल रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं होगा, जब तक वो एडिशनल रिएक्टेंट ये जो यूटिलाइज नहीं होगा, तब तक दोबारा इक्विलिब्रियम नहीं स्टेब्लिश होगा। अब वो यूटिलाइज कैसे हो, रिएक्टेंट का अमाउंट कैसे कम होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाने से प्रोडक्ट बढ़ेगा और रिएक्टेंट का अमाउंट कंज्यूम हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा और दोबारा इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश हो जाएगी। और जब रीएस्टेब्लिश होगी तो इनकी कंसंट्रेशन पहले वाली नहीं रहेगी, अब उनसे चेंज हो जाएगी, उनसे कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, मगर उनका जो रेशियो होगा केसी वो सेम आएगा। अब देखो इसकी केसी 10 है, तो दोबारा जब भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी तो केसी की वैल्यू 10 ही आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से केसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जो इनकी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है वो चेंज हो गई है, उनका रेशियो वही रहेगा जितना पहले था, मतलब केसी का जवाब वही आएगा जो पहले था। ठीक है, तो ये इफेक्ट है कंसंट्रेशन का कि जब हम रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम पर एक दबाव पड़ता है, इक्विलिब्रियम पर दबाव आ जाता है कंसंट्रेशन का। ठीक है, और इक्विलिब्रियम चाहते हैं कि वो दबाव से निकल जाए, वो जो आपने दबाव डाला है कंसंट्रेशन का उसी से निकले, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड जाने से रिएक्टेंट का अमाउंट कंज्यूम हो जाएगा, रिएक्टेंट यूटिलाइज हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो जाएगा। उसके बाद दोबारा में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा और फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाएगा, नए सिरे से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगी। ठीक है, न्यू इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगी जिसमें केसी वैल्यू वही आएगी। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आप बढ़ाते हैं, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आप बढ़ा देते हैं, प्रोडक्ट को अमोनिया को बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आप बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। देखो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से, अमोनिया की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, ताकि अमोनिया की कंसंट्रेशन कंज्यूम हो जाए, ताकि अमोनिया की कंसंट्रेशन यूटिलाइज हो जाए, अमोनिया इस्तेमाल हो जाए। अच्छा, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाने से ये अमोनिया की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और वापस दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगी। और जब री इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगी, दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगी, तो क्या होगा, केसी का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो इसका मतलब है केसी की वैल्यू कंसंट्रेशन को चेंज करने से चेंज नहीं होती। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, रिएक्टेंट को कम कर दें, प्रोडक्ट को बढ़ाएं, प्रोडक्ट को कम करें, केसी की वैल्यू वही रहेगी, रिमेन सेम। केसी की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट का अमाउंट को आप बढ़ाएंगे, रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में ये है by increasing concentration of reactant, ठीक है, by increasing concentration of reactant, reaction will move in forward direction, या equilibrium will shift in forward direction। and more product प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब है रिएक्टेंट एक को बढ़ा दें, नाइट्रोजन को बढ़ा दें, नाइट्रोजन को बढ़ाएंगे तो रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन को बढ़ाएंगे तो बेटा रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ, रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, अमोनिया बनेगी।
मगर अकेले नाइट्रोजन से इतना फायदा नहीं होगा, इतना रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में नहीं जा पाएगा। अगर दोनों रिएक्टर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये कि अगर रिएक्टर को हम बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, ताकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का असर कम हो जाए, प्रोडक्ट की जो सॉरी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन का असर है वो कम हो जाए और दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाएंगे प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम किधर जाएगी बेटा, बैकवर्ड में जाएगी, इक्विलिब्रियम जाएगी बैकवर्ड में। टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ताकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाए। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, रिड्यूस होगी, जाहिर बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ताकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाए और दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, तो बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोर रिएक्टेंट ज्यादा मिलेगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हैं बेटा, अमोनिया की प्रोडक्शन हो रही है, अमोनिया को बना रहे हैं, जितना अमोनिया बनता जाए उसको हम रिमूव करते जाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। देखो कि अगर हम प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, रिएक्शन रेशियो में से प्रोडक्ट को निकाल देते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बढ़ा नहीं रहे हैं। पहले ये था कि प्रोडक्ट को हम बढ़ा रहे थे, एक्स्ट्रा अमोनिया ऐड कर रहे थे इसके अंदर, एक्स्ट्रा इसके अंदर हम अमोनिया ऐड कर रहे थे, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे, तब रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा था। अब क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट को रिमूव करने से रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। By removing concentration of ammonia या प्रोडक्ट, क्योंकि अमोनिया प्रोडक्ट साइड पर है, इसकी कंसंट्रेशन को रिमूव करेंगे। अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन को आप रिमूव करेंगे, रिएक्शन विल मूव या इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड। अगर अमोनिया को रिमूव करेंगे, प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे, इसमें से अमोनिया को निकाल देंगे आप लोग, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, एंड मोर प्रोडक्ट विल प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। इस तरीके से प्रोडक्ट को अमाउंट को बढ़ा सकते हैं हम बेटा, इस तरीके से प्रोडक्ट के अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्ट के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब जितना प्रोडक्ट बनता जाए उसको आप निकालते जाएं। तो अमोनिया की प्रोडक्शन में ऐसा ही होता है, जो इंडस्ट्री अमोनिया बनाती है वो जितनी अमोनिया बनती जाती है उसको रिमूव करते जाते हैं, और जितना प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे रिएक्शन उतना ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा, उतना लीटर कंज्यूम होगा प्रोडक्ट में और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा।
उसके बाद है अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। बेटा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे हम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मतलब है रिएक्टेंट को रिमूव करेंगे हम, ये जो रिएक्टेंट है इसको हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट को रिमूव करने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा बाय रिमूविंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मतलब रिएक्टेंट। किसको रिमूव करना, रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, इन बैकवर्ड। रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगी। and concentration of reactant will increase। इस तरीके से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बैक बढ़ जाएगा और आपको और ज्यादा रिएक्टेंट मिलेगा, क्योंकि आप एक तो रिएक्टेंट को रिमूव कर रहे हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हम रिमूव कर रहे हैं तो रिएक्शन बैक बढ़ जाएगा, बैक बढ़ जाने से प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो जाएगा और रिएक्टेंट का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो बेटा ये इफेक्ट है कंसंट्रेशन का, कि जब रिएक्टर के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते, देखो कोलियन की थ्योरी है, अगर हम इक्विलिब्रियम को हम देखेंगे कि कोलियन की थ्योरी के मुताबिक जब भी रिएक्टर के मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं तो रिएक्शन, रिएक्टर के मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं, रिएक्शन किधर जाता है, फॉरवर्ड जाता है, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो अगर रिएक्टर को हम बढ़ाएंगे, रिएक्टर के अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। जब हम प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम पे, मतलब प्रोडक्ट के अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड करने से क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ताकि प्रोडक्ट अमाउंट कम हो जाए, अकॉर्डिंग टू लीच चैटलर्स प्रिंसिपल। क्योंकि लीच चैटलर्स प्रिंसिपल कहता है इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय एनी वे, इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय एनी वे, अगर इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब करते हो किसी भी तरीके से, बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, by changing temperature, by changing pressure, equilibrium will shift, या reaction will move in that direction, reaction move करेगा, equilibrium shift होगी in that direction, उस direction में जाएगी, which minimize the effect, which reduce the effect, put on under the constraint, ताकि वो constraint दबाव या change reduce हो जाए। अब देखो अगर आप concentration reactant की बढ़ा रहे हैं, बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप बढ़ा रहे हैं ना, तो एक इक्विलिब्रियम पर दबाव पड़ा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का, वो दबाव कैसे कम होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाने से क्या होगा, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन का दबाव होगा इक्विलिब्रियम पे वो कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम दबाव से निकल जाएगी, इक्विलिब्रियम दोबारा रीएस्टैब्लिश हो जाएगी और जो आपने चेंज की थी कंसंट्रेशन की वो रिड्यूस हो गई, वो कम हो गई, दोबारा इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश हो गई। ये कहता है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब बाय एनी वे, by changing concentration, temperature or pressure, reaction will move in that direction which minimize the effect, reaction उस डायरेक्शन में जाएगा ताकि इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए, इफेक्ट कम से कम हो जाए, इफेक्ट रिड्यूस हो जाए, जो आपने चेंज की थी, जो आपने चेंज लाई थी वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, वो चेंज रिड्यूस हो जाए। अब चेंज किसकी थी, कंसंट्रेशन की थी, और वो भी किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाने से जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का दबाव था इक्विलिब्रियम पे वो दबाव रिलीज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम दोबारा स्टेबलिश हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम पर दबाव पड़ा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम पर एक दबाव है, वो इक्विलिब्रियम दबाव से निकलना चाहती है, इसलिए रिएक्शन किधर जाता है, बैकवर्ड जाता है, बैकवर्ड जाने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और इक्विलिब्रियम दबाव से निकल जाती है
और जो चेंज की थी वो चेंज क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, वो चेंज मिनिमाइज हो गई। तो यही है ली चैपलर्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। और दोबारा इसकी इक्वेशंस वगैरह हल करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी बात। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अच्छा बेटा याद कर लो, इफेक्ट जो प्रेशर का पड़ता है आपको पता ही है, प्रेशर का इफेक्ट ज्यादातर वॉल्यूम पे पड़ता है और प्रेशर का इफेक्ट ज्यादातर गैसेस इक्विलिब्रियम में पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर को बढ़ाने से ज्यादा गैस जो होती है वो कंप्रेस होती है। लिक्विड सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी निग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है। आपने पढ़ा कि सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी तो जीरो है, सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो तो नियरली जीरो है। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी है वो भी निग्लिजिबल है। इसका मतलब है प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द लिक्विड एंड सॉलिड इक्विलिब्रियम। देखो प्रेशर जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लिक्विड पे, लिक्विड इक्विलिब्रियम पे, सॉलिड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रेशर विल इफेक्ट ओनली गैसेस इक्विलिब्रियम, नोट कर दो ये। देखो प्रेशर का इफेक्ट लिक्विड इक्विलिब्रियम पर नहीं पड़ेगा, एसिडिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, ईस्टर वाटर बनते इस पर कोई नहीं पड़ेगा इफेक्ट, क्योंकि लिक्विड इक्विलिब्रियम है। सॉलिड पे भी नहीं असर पड़ेगा, सिर्फ असर पड़ेगा गैसेस इक्विलिब्रियम। जो गैस जहां पे गैस होगी वहां पे असर पड़ेगा। वॉल्यूम काउंट करते हैं गैसेस की, तो प्रेशर विल इफेक्ट ओनली गैसेस इक्विलिब्रियम। प्रेशर इफेक्ट करता है सिर्फ गैसेस इक्विलिब्रियम। जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं बेटा, जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगी जहां वॉल्यूम कम होगी, वहां वॉल्यूम रिड्यूस होगी, जहां वॉल्यूम डिक्रीज होगी, डिक्रीज वॉल्यूम की तरफ जाएगा रिएक्शन। मतलब प्रेशर को इंक्रीज करने से, प्रेशर को बढ़ाने से रिएक्शन उस साइड पे जाएगा, इक्विलिब्रियम उस साइड पे जाएगी जहां वॉल्यूम कम होगी, क्योंकि प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाते हैं बेटा। इसलिए प्रेशर का जो इफेक्ट पड़ेगा तो इसलिए आपको वॉल्यूम को चेक करना पड़ेगा, वॉल्यूम को देखना पड़ेगा। सपोज करते हैं N2 गैस है, H2 भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। इसके देखो दो वॉल्यूम है कोफिशिएंट में, इसका एक वॉल्यूम और तीन वॉल्यूम इसके हैं बेटा। ये वॉल्यूम हमेशा कोफिशिएंट में लेके जाते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 वॉल्यूम इसका, 3 वॉल्यूम इसका, टोटल 4 वॉल्यूम होगी। तो इस पर पड़ेगा। और प्रेशर को इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेस वॉल्यूम। ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर shifts equilibrium towards lesser volume। जहां वॉल्यूम कम होगी बेटा, प्रेशर को इंक्रीज करने से रिएक्शन उधर जाएगा जहां वॉल्यूम कम है, जहां भी कम होगी। एंड डिक्रीज इन प्रेशर shifts equilibrium towards larger volume। लार्जर वॉल्यूम उतर जाएगा रिएक्शन। इसका मतलब प्रेशर को बढ़ाने से रिएक्शन उधर जाएगा जहां वॉल्यूम कम होगी बेटा, प्रेशर को बढ़ाने से रिएक्शन उधर जाएगा जहां वॉल्यूम कम होगी। अच्छा, अगर अमोनिया की इक्वेशन में प्रेशर को बढ़ाते रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। अगर इसी ऊपर वाली इक्वेशन में प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, देखो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर इसमें प्रेशर हम बढ़ा दें तो रिएक्शन किधर जाएगा बेटा, फॉरवर्ड जाएगा टुवर्ड्स लेस वॉल्यूम। लिखा है ना, इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेसर वॉल्यूम, कम वॉल्यूम उतर जाएगा जहां पे वॉल्यूम कम होगी।
रिएक्शन उधर जाएगा जहां पे वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर को बढ़ाने से रिएक्शन उधर जाएगा जहां पे वॉल्यूम कम होंगे। जिस साइड पे वॉल्यूम कम होंगे उसी साइड पे जाएगा। तो ऊपर वाली क्वेश्चन में क्या लिखूंगा मैं, इंक्रीज इन प्रेशर फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। किधर जाएगी बेटा, फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड के वॉल्यूम कम है बेटा। इक्विलिब्रियम, अगर प्रेशर, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर लगाएंगे आप लोग, एक इक्विलिब्रियम पे अमोनिया जो है इसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गई है और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो जितना प्रेशर को इंक्रीज करेंगे उतना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, अमोनिया की फॉर्मेशन होगी, अमोनिया बनेगा। तो इसका मतलब है अमोनिया की फॉर्मेशन हाई प्रेशर पे होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया is favorable at high pressure। हाई प्रेशर पे अमोनिया की फॉर्मेशन होगी, अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और लो प्रेशर पे क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा। अगर प्रेशर को कम करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा टुवर्ड्स लार्जर वॉल्यूम की तरफ जाएगा। तो इक्वेशन को देखकर आप बेटा प्रेशर का इफेक्ट बताएंगे, इक्वेशन को देखेंगे उसके बाद ही प्रेशर के इफेक्ट को आप बता सकते हैं। अब ये देखो सेकंड इक्वेशन है, PCl5 गैस, PCl3 गैस, Cl2 भी गैस है। इसके 1 वॉल्यूम, इसके कितने वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है। अब क्या होगा, इंक्रीज इन प्रेशर बैकवर्ड। अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग प्रेशर शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम बैकवर्ड टुवर्ड्स लेस वॉल्यूम। लेस वॉल्यूम की तरफ जाएगा, जहां पे कम वॉल्यूम होंगे उधर जाएगा। मतलब प्रेशर को बढ़ाने से रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जहां पे वॉल्यूम लेस होंगे, जहां पे वॉल्यूम कम होंगे, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम तो वैसे भी डिक्रीज होता है, इसलिए इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगी जहां पे वॉल्यूम कम होंगे। इक्विलिब्रियम पर दबाव पड़ेगा और इक्विलिब्रियम दबाव से निकलने के लिए लेस वॉल्यूम की तरफ जाएगी, कम वॉल्यूम की तरफ जाएगी, तो देखो बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। डिक्रीज इन प्रेशर, shifts equilibrium फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम उधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। बेटा प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो उधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी टुवर्ड्स लार्जर वॉल्यूम। लार्जर वॉल्यूम, तो ये तो क्या इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम इक्वल है, नो चेंज इन वॉल्यूम, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो H2 गैस है प्लस I2
ये भी गैस फॉर्म में लिया, एरो 2HI, ये भी गैस है। वॉल्यूम बराबर है बेटा, इसके दो वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम, इसका भी एक वॉल्यूम, टोटल दो वॉल्यूम हो गए। तो प्रेशर हैज नो फिक्स। रिएक्टेंट प्रोडक्ट का बराबर है, बेटा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के वॉल्यूम क्या है, बराबर है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के वॉल्यूम बराबर हो तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब देखो सेकंड इक्वेशन, N2 गैस, O2 भी गैस है, एरो 2N सॉरी 2NO, ये भी गैस। इसके दो वॉल्यूम हो गए, इसका एक वॉल्यूम, इसका भी एक वॉल्यूम, दो वॉल्यूम हो गए। तो बेटा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के वॉल्यूम बराबर है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के वॉल्यूम बराबर होते हैं तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के वॉल्यूम क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के वॉल्यूम बराबर तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम। प्रेशर का इफेक्ट तब पड़ता है जब वॉल्यूम अनइक्वल होते हैं। प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा वॉल्यूम जब अनइक्वल होते हैं, ठीक है। अब H2 गैस, I2 सॉलिड, L2H, तो हमेशा वॉल्यूम गैस के काउंट करते हैं। इसके दो वॉल्यूम, इसका वन वॉल्यूम, इसका जीरो वॉल्यूम, सॉलिड है ये। अच्छा प्रेशर से इफेक्ट, इसके बाद प्रेशर का असर पड़ेगा बेटा, वॉल्यूम अनइक्वल है क्योंकि सॉलिड है ये आयोडीन। ऊपर मैंने आयोडीन गैस वाले फॉर्म में लिखा, तो ये नीचे दिखना सबस्क्रिप्ट में अगर सॉलिड लिखा हुआ है या लिक्विड है, प्रेशर नो इफेक्ट। सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर का कोई मतलब, इसके वॉल्यूम को जीरो काउंट करेंगे हम। वॉल्यूम सिर्फ गैस के काउंट होते हैं, तो वन वॉल्यूम इसका, तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ब्रेक बढ़ जाएगा। प्रेशर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर फॉरवर्ड जाएगा। तो बेटा इस पर प्रेशर का असर पड़ता है, ठीक है। जबकि जो अपना सॉलिड होते हैं, आप इसको देखो, SO2 गैस प्लस O2 भी गैस है, 2SO3 वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट यूज होता है इसके अंदर, B25। डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव है। इसके देखो वॉल्यूम कितने हैं, दो हैं, दो इसके वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम, तीन वॉल्यूम हो गए, ठीक है। अगर इसमें आप प्रेशर, क्योंकि ये सभी वाले गैसेस हैं, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, बढ़ जाएगा रेशियो, ठीक है। लेस वॉल्यूम की तरफ जाएगा बेटा, लेस वॉल्यूम की तरफ। प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह कल देख लेंगे बेटा। शाम को क्लास होगी आप लोगों की, तो इवनिंग वाली क्लास में प्रॉब्लम्स कर लेंगे।